मुंबई से बारामती जा रही एक शॉर्ट रूटीन फ्लाइट कुछ ही सेकंड्स में क्रैश हो गई और प्लेन में मौजूद सभी 5 लोग मौके पर ही मारे गए। और इसी एयरक्राफ्ट में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार भी मौजूद थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फ्लाइट का कैप्टन आखिरी वक्त पर बदला गया था? यानी जिस पायलट के हाथों इस फ्लाइट की कमान थी उसको तो प्लेन में होना भी नहीं चाहिए था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्लेन का कैप्टन कौन था और वो क्यों बदला गया। इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन सबकी आंखों के सामने खाक हो गया, और क्या है इस क्रैश के पीछे की असली सच्चाई? आइए इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। ये फ्लाइट मुंबई से बारामती के लिए निकली थी। डिस्टेंस ज्यादा नहीं, लगभग 200 किलोमीटर, और एक्सपेक्टेड फ्लाइट टाइम करीबन 35 मिनट का था। शेड्यूल बिल्कुल टाइट नहीं था, क्योंकि ये कोई लंबी जर्नी नहीं थी बल्कि एक शॉर्ट पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसमें अजीत पवार को बारामती पहुंचकर इलेक्शन रैलीज अटेंड करनी थी। जिस एयरक्राफ्ट का यूज हो रहा था वो एक बॉम्ब रेडियर लेयर जेट 45 XR बिजनेस जेट था। ये एक ट्विन इंजन प्राइवेट जेट है जो आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट्स, चार्टर सर्विसेज और शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए यूज किया जाता है। ये जेट VSR वेंचर नाम की दिल्ली बेस्ड नॉन स्केड्यूल्ड एविएशन कंपनी ऑपरेट कर रही थी। कंपनी का बैकग्राउंड एविएशन इंडस्ट्री में काफी एस्टैब्लिश्ड माना जाता है और रीसेंट ऑडिट्स में इस ऑपरेटर के अगेंस्ट कोई भी मेजर सेफ्टी वायलेशन रिपोर्ट नहीं हुई थी। टेक ऑफ से पहले एयरक्राफ्ट के टेक्निकल लॉग्स भी क्लियर थे। फ्लाइट शुरू होने से पहले किसी तरह का इशू रिपोर्ट नहीं हुआ था। वहीं वेदर की बात करें तो रूटीन के दौरान कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। बारामती के पास अप्रोच के वक्त विजिबिलिटी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास बताई गई और हवा भी शांत थी। नॉर्मली ये कंडीशन विजुअल लैंडिंग के लिए एक्सेप्टेबल मानी जाती है, लेकिन बारामती एयरफील्ड अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। असल में बारामती एक छोटा एयर स्ट्रिप है जहां बड़ा ATC टावर मौजूद नहीं है। इसीलिए यहां लैंडिंग के समय पायलट्स को एडवांस्ड लैंडिंग सिस्टम्स की मदद नहीं मिलती और ज्यादातर डिसीजंस उन्हें अपनी विजुअल जजमेंट और रेडियो कम्युनिकेशन के भरोसे लेने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां लैंडिंग अनसेफ होती है। पायलट्स को विजिबिलिटी, अलाइनमेंट, डिसेंट रेट और सराउंडिंग्स पर एक साथ ध्यान देना पड़ता है। काफी ज्यादा लोड रहता है। वैसे इस फ्लाइट के कॉकपिट और केबिन के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको देखकर पहली नजर में किसी को भी ये नहीं लगता कि यहां पे एक्सपीरियंस की कोई कमी थी। एयरक्राफ्ट के कैप्टन थे सुमित कपूर, जिनका नाम एविएशन सर्कल में एक भरोसेमंद पायलट के तौर पे जाना जाता था। उनके पास लगभग 15,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। उन्होंने मल्टीपल एयरक्राफ्ट टाइप्स फ्लाई किए हैं और प्राइवेट चार्टर ऑपरेशंस का काफी एक्सपीरियंस रखते थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस दिन ये प्लेन उड़ाना उनकी ड्यूटी थी ही नहीं। ये फ्लाइट किसी और पायलट के शेड्यूल में था, लेकिन आखिरी वक्त पर जब वो पायलट ट्रैफिक में फंस गया और टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया, तब सुमित कपूर ने खुद आगे बढ़कर ये फ्लाइट हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ऐसा करना ही उनकी मौत की वजह बन जाएगा। वैसे सुमित इस फ्लाइट में अकेले नहीं थे। उनके साथ कॉकपिट में को पायलट थी सांभवी पाठक। उनकी उम्र भले ही 25 साल थी, लेकिन क्वालिफिकेशन के मामले में उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था और उन्होंने न्यूजीलैंड से प्रोफेशनल फ्लाइट ट्रेनिंग ली थी। वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ साथ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग भी होल्ड करती थीं, जो कि ये दिखाता है कि वो सिर्फ लर्नर नहीं बल्कि दूसरों को ट्रेन करने के लेवल तक क्वालिफाइड थीं। कॉकपिट के बाहर केबिन के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में पिंकी माली मौजूद थीं। वो मुंबई के वर्ली एरिया से थीं और प्राइवेट चार्टर एविएशन में उनके पास लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस था। फैमिली के मुताबिक एविएशन उनका सपना था और रिसेंटली शादी के बाद भी उन्होंने अपना करियर कंटिन्यू रखा था। उस सुबह घर से निकलते वक्त उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वो अजीत पवार के साथ बारामती जा रही हैं और फिर आगे की फ्लाइट भी शेड्यूल्ड थी। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उनका ये आखिरी ड्यूटी कॉल बनने वाला है। इसके अलावा प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव भी मौजूद थे। वो मुंबई पुलिस के 2009 बैच के कांस्टेबल थे
और बाद में उन्हें स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में भेजा गया था, जहां उनका काम वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। सतारा के रहने वाले जाधव का काम था हर मूवमेंट में अजीत पवार की सिक्योरिटी इंश्योर करना, और इसी ड्यूटी के तहत वो उस दिन इस फ्लाइट में मौजूद थे। और इन सब के बीच एयरक्राफ्ट के केबिन में सबसे अहम पैसेंजर थे खुद अजीत पवार। वो बारामती अपने पॉलिटिकल शेड्यूल के लिए जा रहे थे, और ये कोई इमरजेंसी ट्रैवल नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मूवमेंट था जो उनके शेड्यूल का रूटीन का हिस्सा माना जाता था। तो सारी तैयारी होने के बाद सुबह 8:10 पर यह एयरक्राफ्ट मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल डिपार्चर होता है, जहां रनवे से लिफ्ट ऑफ स्मूथ रहता है और प्लेन अपने तय किए हुए रूट के हिसाब से क्लाइंब करता हुआ पुणे एयर स्पेस की तरफ बढ़ने लगता है। फ्लाइट का एन रूट फेज काफी शॉर्ट था, लेकिन डेस्टिनेशन काफी ज्यादा दूर नहीं थी। एयरक्राफ्ट क्रूज पर पहुंचकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बारामती की तरफ मूव करता है। इस दौरान पायलट और एटीसी के बीच की बातचीत एकदम नॉर्मल और रूटीन रहती है। साथ ही वेदर रडार या इंस्ट्रूमेंट्स भी किसी खराब कंडीशन का इंडिकेशन नहीं देते। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बारामती के पास पहुंचता है, कॉकपिट क्रू ग्राउंड से रेडियो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बारामती एयर स्ट्रिप पर कोई फुल टाइम एटीसी टावर नहीं है, इसीलिए यहां पे कम्युनिकेशन लोकल ग्राउंड स्टाफ और इंफॉर्मेशन सर्विस के थ्रू होता है। पायलट्स वेदर और विजिबिलिटी के बारे में कंफर्म करते हैं, और जहां उन्हें बताया जाता है कि विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर के आसपास है और हवा लगभग शांति है। और इस स्टेज पर पायलट को विजुअल अप्रोच के लिए प्रिपेयर होना होता है, यानी कि पायलट्स को रनवे अपनी आंखों से देखकर उसके हिसाब से प्लेन को सही लाइन में लाना और लैंड कराना होता है। तो लगभग 8:40 के आसपास एयरक्राफ्ट अपनी पहली लैंडिंग अटेम्प्ट के लिए रनवे 11 की तरफ अलाइन करता है। डिसेंट स्टार्ट होता है। स्पीड और हाइट नॉर्मल लैंडिंग पैरामीटर्स के अंदर होते हैं, लेकिन फाइनल अप्रोच के दौरान पायलट्स रनवे को क्लियरली देख नहीं पाते। धुंध और कोहरे की वजह से रनवे विजुअल कांटेक्ट से बाहर रहता है। कॉकपिट से ये इंफॉर्मेशन ग्राउंड को दे दी जाती है कि रनवे इन साइट नहीं है। इस पॉइंट पर कोई पैनिक नहीं होता, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती है, क्योंकि ये एविएशन में एक बिल्कुल स्टैंडर्ड सिचुएशन है। ऐसा होता रहता है। अगर रनवे क्लियर नजर ना आए तो सेफेस्ट डिसीजन ये होता है कि लैंडिंग अबॉर्ट करना और दोबारा सर्कल करके अटेम्प्ट लेना। इसी डिसीजन के तहत एयरक्राफ्ट गो अराउंड करता है, इंजन्स पावर बढ़ाते हैं, प्लेन क्लाइंब करता है और दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। 100 फ्लाइट एक शॉर्ट पैटर्न में मूव करती है ताकि दूसरे अप्रोच के लिए अलाइन किया जा सके। एयरक्राफ्ट दोबारा से रनवे 11 के लिए रीपोजीशन करता है। इस बार कॉकपिट के अंदर फोकस और ज्यादा टाइट हो चुका है, क्योंकि पायलट्स जानते होते हैं कि अब उन्हें लिमिटेड स्पेस और टाइम के अंदर लैंडिंग को सेफली कंप्लीट करना है। विजिबिलिटी पहले से थोड़ा बेटर लग रही है और ग्राउंड से भी एयरक्राफ्ट को दूसरे अप्रोच के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। लगभग 8:43 के आसपास एयरक्राफ्ट एक बार फिर से फाइनल अप्रोच पर होता है। इस बार पायलट्स ग्राउंड को बताते हैं कि रनवे उन्हें दिख रहा है, प्लेन करेक्ट डायरेक्शन में आ रहा होता है और हाइट भी लैंडिंग के लिए एक्सपेक्टेड रेंज में होती है। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी चीज नोट की जाती है जो बाद में इन्वेस्टिगेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है। असल में लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद कॉकपिट से उस क्लियरेंस का रीड बैक रिकॉर्ड नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि पायलट्स हर क्लियरेंस को रिपीट करके कंफर्म करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ ये बात अभी क्लियर नहीं है। मगर हाँ, इससे ये जरूर पता चलता है कि उस वक्त कॉकपिट के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। खैर, फाइनल सेकंड्स में एयरक्राफ्ट रनवे के काफी करीब होता है और सिर्फ कुछ ही फीट जमीन से ऊपर। लेकिन इसी मूवमेंट पर अचानक से प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। ग्राउंड पर मौजूद लोग देखते हैं कि जेट एकदम से लेफ्ट साइड की तरफ बैंग करता है और सीसीटीवी फुटेज में भी ये क्लियरली कैप्चर होता है कि एयरक्राफ्ट लेफ्ट रोल के साथ तेजी से एल्टीट्यूड खोता है और देन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अगले ही पल एयरक्राफ्ट रनवे के बिल्कुल पास लेकिन थोड़ा साइड में जमीन से टकरा जाता है।
इम्पैक्ट एंगल के साथ होता है और टकराते ही जेट में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। जो लोग ग्राउंड पर थे उनके लिए यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता कि प्लेन के साथ अचानक हुआ क्या। ये क्रैश इतना खतरनाक था कि 1 सेकंड में प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए और जेट फ्यूल के जलने से आग ने पूरे एयरक्राफ्ट को अपने चपेट में ले लिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर रनवे के पास का एरिया काले धुएं और तेज गर्मी से भर गया। एयरपोर्ट स्टाफ और पास के गांव के कुछ लोग तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी के लिए भी एयरक्राफ्ट के पास जाना पॉसिबल नहीं था। हालांकि लोकल अथॉरिटीज को ही तुरंत अलर्ट किया गया और कुछ ही मिनट के अंदर फायर टेंडर्स और रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंच गए, लेकिन तब तक एयरक्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। फायर फाइटर्स ने पूरी कोशिश की कि आग को कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर इतना डैमेज हो चुका था कि अंदर किसी भी इंसान के बचने का कोई चांस नहीं था। जब आग को काफी हद तक बुझा लिया गया, तब रेस्क्यू टीम रैकेज के पास पहुंच गई और पाया कि इस हादसे में ऑन बोर्ड मौजूद 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसा इतना भयानक था कि बॉडीज को पहचानना भी एक चैलेंज बन गया। अजीत पवार की पहचान उनके रिस्ट वॉच और कपड़ों से की गई, जबकि कॉकपिट क्रू के एक मेंबर की पहचान उनके पहने हुए ब्रेसलेट से हुई। क्रैश के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होता है और इसके लिए हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की टीम बारामती पहुंच जाती है। क्रैश साइट को तुरंत सील कर दिया जाता है ताकि कोई एविडेंस खराब न हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्लैक बॉक्स की रिकवरी। इस एयरक्राफ्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों मौजूद होते हैं, जो क्रैश के बाद मलबे के बीच से निकाले जाते हैं। इतनी भयानक आग होने के बावजूद रिकॉर्डर इस कंडीशन में मिल जाते हैं कि उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। आपको बता दें कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से इन्वेस्टिगेटर्स को एयरक्राफ्ट की स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन पैरामीटर्स, कंट्रोल इनपुट्स और फ्लाइट पाथ का सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड मिलता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह समझने में मदद मिलती है कि आखिर कुछ मिनट्स में कॉकपिट के अंदर क्या बात हो रही थी। इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक CVR में सिर्फ आखिरी पलों की एक छोटी सी एक्सक्लेमेशन रिकॉर्ड होती है, जो ये सजेस्ट करती है कि शायद खतरे का एहसास बिल्कुल लास्ट सेकंड पर हुआ होगा। साथ ही DGCA की ऑब्जर्वेशन में ये बात सामने आती है कि दूसरे लैंडिंग अटेम्प्ट के वक्त विजिबिलिटी और कंडीशंस आइडियल नहीं थे। लेकिन हाँ, अभी इस स्टेज पर एक बात बहुत क्लियर है कि जब तक ब्लैक बॉक्स डेटा का फुल एनालिसिस कंप्लीट नहीं होता है, तब तक किसी एक कारण पर उंगली उठाना सही नहीं होगा, क्योंकि एविएशन एक्सीडेंट्स का सच अक्सर लेयर्ड होता है, जहां एक ही जवाब के बजाय मल्टीपल फैक्टर्स सामने आते हैं। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, इस एक्सीडेंट ने एक बार फिर ये बात साफ कर दी है कि एविएशन एक बहुत नाजुक सिस्टम है, जहां हर डिसीजन, हर कैलकुलेशन और हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये बैलेंस एक बार टूट जाता है तो उसका नुकसान इतना बड़ा होता है कि उससे वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। फिलहाल ये वीडियो किसी वर्डिक्ट के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि एक पॉज के साथ खत्म होता है, एक रिमाइंडर के साथ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, तब तक सबसे रिस्पॉन्सिबल चीज ये है कि हम फैक्ट्स के साथ खड़े रहें, स्पेकुलेशन से दूर रहें और उन सवालों के जवाब का इंतजार करें जो सिर्फ डेटा ही दे सकता है।